आंसर राइटिंग की सीरीज़ में हम आज फिर आदित्य श्रीवास्तव सर की कॉपी चेक करेंगे। 2023 के टॉपर थे, रैंक 1 आया था। और आदित्य श्रीवास्तव सर की कॉपी में बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, इसलिए मैं इनकी कॉपी को चेक करके एक आइडियल की तरह रख के मैं आपको जो भी इनमें जो फीचर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में, वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि एक आइडियल आंसर, मुझे लगता है कि इनकी कॉपी में जो भी एक आइडियल आंसर होना चाहिए वो सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे देखने को। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले इस क्वेश्चन को खुद लिखिए और आंसर लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि आप जब आंसर राइटिंग स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपको अपनी कमियां नहीं पता चलेगी। तो सबसे पहला प्रोसेस जो होता है आंसर राइटिंग का, आप स्टार्ट करिए। ये मत सोचिए कि आप कितना ख़राब लिखते हैं या कितना अच्छा लिखते हैं। कोई भी आंसर ख़राब और अच्छा नहीं होता, इसकी कोई पैरामीटर नहीं होती है। कुछ आंसर होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, क्यों? क्योंकि उनको प्रेजेंट अच्छे से किया जाता है और वो एक दिन में नहीं आता है, वो धीरे धीरे प्रोसेस, लंबा प्रोसेस होता है। क्योंकि आदित्य श्रीवास्तव सर की ये जो कॉपी है, ये इनकी बहुत प्रैक्टिस, कम से कम 100-150 कॉपियाँ लिखी होंगी तब ये इस लेवल पे पहुँचे हैं। तो यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको भी इनिशिएट तो करना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि आप एग्जैक्टली यही लिख के आएंगे, बट आप कोशिश करिए। क्योंकि मैं बहुत सारे टॉपर्स की कॉपी देखा हूँ, वो कॉपियाँ आपको एक एवरेज, बिलो एवरेज की तरह दिखती है। ये तो मैं कॉपी इसलिए लिया क्योंकि ये एक आइडियल कॉपी है, जो आप एक अपनी बेस्ट वर्जन में आप जाएंगे तो ऐसा लिखेंगे आप। बट मैं बहुत सारे ऐसे टॉपर्स की कॉपियाँ देखा हूँ जिनके आंसर बहुत बेसिक हैं। तो आप स्टार्ट करिए आंसर लिखना। चलिए अब ये कॉपी हम चेक करते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें आप क्या क्या इसमें से अपने लिए क्या क्या निकाल सकते हैं, क्या आपके लिए अच्छा होगा, वो हम देखते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन ये पूछा है कि सेवरल इनिशिएटिव हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट टुवर्ड्स एड्रेसिंग इंडियाज वाटर नीड, बट द इशूज ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी एंड वाटर क्वालिटी स्टिल वारंट प्रायोरिटाइज्ड इंटरवेंशन। डिस्कस। क्वेश्चन ये पूछा है कि बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं हमारे यहाँ पे, इंडिया की जो भी वाटर की नीड है पूरा करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये है। सेकंड बोला है कि फिर भी इतने इनिशिएटिव के बाद भी वाटर की अवेलेबिलिटी और वाटर की क्वालिटी दोनों अभी पूरी नहीं हो पाई है, और इस वाटर की अवेलेबिलिटी और वाटर की क्वालिटी को पूरा करने के लिए एक इंटरवेंशन की ज़रूरत अभी भी है। इतने स्कीम आने के बाद भी अभी भी इंटरवेंशन की ज़रूरत है। तो आप अगर इस आंसर को लिखेंगे तो पहले आप ब्रेक डाउन करिए। सबसे पहला प्रोसेस होता है कि क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करिए। सबसे पहले आपसे ये पूछा कि बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, उसके बाद से पूछा गया है कि किसके लिए लिया गया, तो इंडिया की वाटर नीड को पूरा करने के लिए। लेकिन इशू किस चीज़ का है? वाटर अवेलेबिलिटी और वाटर क्वालिटी अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है, और इसको करने के लिए आपको गवर्नमेंट का स्कीम लाना पड़ेगा। तो 3 पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। पहला इनिशिएटिव पे क्वेश्चन पूछा गया, सेकंड ये बोला कि इशू अभी भी है, और थर्ड ये बोला गया कि इस इशू को सही कैसे किया जाएगा। अब देखते हैं कि आदित्य सर ने क्या आंसर लिखा हुआ। इन्होंने नीति आयोग का जो रिपोर्ट आता है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, उससे स्टार्ट किया आंसर, जो कि बहुत अच्छा इंट्रो है। ये एक आइडियल, एक बहुत अच्छा इंट्रो है। या तो आप डेटा से शुरू कर सकते हैं, जो आपका करंट चल रहा है सिनारियो, या आप कभी डिफाइन कर सकते हैं, या आप कोई कोटेशन लिख सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स के मोस्ट ऑफ द आंसर जो होते हैं वो डेटा से ही शुरू होते हैं, जो करंट आप बताते हैं, या फ्यूचर में क्या होने वाला है इसकी कमियों के बारे में बताते हैं। तो इन्होंने फ्यूचर वाला ही दिखाया है कि कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स टेल्स दैट बाय 2030 इंडियाज़ वाटर डिमांड वुड बी ट्वाइस द सप्लाई। जितनी अभी सप्लाई हो रही है उससे 2 गुना नीड बढ़ने वाली है, तो सप्लाई भी बढ़ाना पड़ेगा। यानी ये क्राइसिस को दिखा रहे हैं यहाँ पे कि इंडिया की जो वाटर नीड है ये 2 गुना होने वाली है 2030 तक। तो ये बहुत अच्छा इंट्रो है, और एक आइडियल इंट्रो ऐसा ही होना चाहिए। तो इंट्रो तो अच्छा है। अब हम नेक्स्ट बॉडी वाले पार्ट पे चलते हैं। बॉडी वाले पार्ट में इनमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये क्वेश्चन को एक माइनर पार्ट में ब्रेक डाउन किए हैं, और यही एक आंसर में सबसे अच्छाई होती है कि आप क्वेश्चन के एक छोटे छोटे माइनर पार्ट में आप ब्रेक डाउन करिए, तो आंसर लिखने में भी बहुत आसानी हो जाती है, और आपको बहुत ज़्यादा टॉपिक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑन द स्पॉट आप चीज़ें लिख सकते हैं। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा जो आपको नहीं आता, आपको सारी चीज़ें पता होंगी। बट बात ये होता है कि आप रिकॉल नहीं कर पाते हैं उस टाइम पे, और रिकॉल तब होता है जब आप उसको माइक्रो टॉपिक्स में बांटेंगे, तब आप रिकॉल कर पाएंगे। जैसे इनिशिएटिव आपको भी पता होगा, लेकिन उस इनिशिएटिव का यूज़ कैसे करना आपको नहीं पता होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, इनिशिएटिव इसमें से कोई ऐसा नहीं जो आप उससे अवेयर ना हो। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेवरल इनिशिएटिव हैव बीन टेकन, तो वो हैव बीन टेकन वाली चीज़ों को पहले उठाइए कि कौन कौन से इनिशिएटिव लिया गया। तो अटल भूजल योजना हो गया ग्राउंड वाटर के लिए, जल जीवन मिशन हो गया, हर घर जल हो गया, जल शक्ति का, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पीएम कृषि सिंचाई योजना के अंदर में। तो ये जो स्कीम 4 लिखा गया है, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से अवेयर हैं। अगर आप बेसिक आप पढ़े हैं तो मुझे आइडिया है इस चीज़ का, लेकिन इसको आप यूज़ करने में थोड़ा हेजिटेट करते कि आप यूज़ कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन किया कि सेवरल इनिशिएटिव हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो वही पहले पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को इन्होंने उठाया यहाँ से कि इनिशिएटिव कौन कौन से लिए गए। ठीक है, तो वाटर नीड को पूरा करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है क्वेश्चन में कि इशू ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी एंड वाटर क्वालिटी स्टिल वारंट, मतलब अभी भी वो, मतलब कि अभी वो वाटर क्वालिटी और वाटर अवेलेबिलिटी की इशू बनी हुई है। तो इन्होंने यही चीज़ें बता दिया कि यस द इशू ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी एंड वाटर क्वालिटी रिमेन। तो ये कितना अच्छा ये इनका ये अप्रोच है कि इन्होंने उस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में ही ब्रेक डाउन किया। अब ये जो चीज़ें लिखी होंगी ये भी आप बहुत अवेयर होंगे, बहुत बेसिक डेटा लिखा हुआ, ऐसा कुछ नहीं लिखा जो आप, अगर आप 1 पेजर नोट्स बनाते हैं वाटर की कंडीशन पे 1 पेजर बनाते हैं, तो आप ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड करते हैं।
इन्होंने क्या दिखाया कि क्यों इशू बना हुआ है, क्योंकि ओनली 40% हाउस होल्ड है 24/7 वाटर अवेलेबिलिटी। पॉल्यूशन के बारे में भी इन्होंने बता दिया कि रिवर लाइक यमुना में जो होता है वो नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम है, तो उसकी वजह से ये चीज़ें लिखा है उन्होंने। फिर मतलब ये वाटर कंटैमिनेशन के बारे में ही बता रहे हैं। अभी आप इंदौर में जो कंटैमिनेशन हुआ था उसका भी जिक्र कर सकते हैं। तो वो तो डेटा सब पता होता है, लेकिन यूज़ कैसे करना वो आप यहाँ से सीख रहे हैं। ग्राउंड वाटर में भी उन्होंने बताया कि 17% एक्वाफायर जो है वो क्रिटिकल है। तो ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का डेटा है, ये भी इन्होंने जिक्र कर दिया। इसने डेटा का वैलिडेशन करने के लिए इन्होंने पर्टिकुलर उस एजेंसी का नाम भी लिख दिया, तो वो डेटा का सोर्स भी दिखा दिया इन्होंने। ये भी एक अच्छा अप्रोच है। उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को इन्होंने कैसे डील किया। अब ये बता रहे हैं कि उसका रीज़न क्या है कि जो ये ग्राउंड वाटर डिप्लीशन होता है, ये जो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, पार्ट तो 3 ही पार्ट ऑफ क्वेश्चन में, लेकिन ये जो रीज़न जो लिखा है ये इन्होंने एक्स्ट्रा लिखा है, और ये एक्स्ट्रा ही इनको एक्स्ट्रा मार्क्स देगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं पूछा। आप क्वेश्चन को कितना भी ब्रेक डाउन करेंगे, आप 3 ही पार्ट पकड़ पाएंगे क्वेश्चन को, लेकिन ये जो 4th पार्ट है ये इन्होंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। और यही होता है इनको टॉपर इसलिए बनाता है क्योंकि ये क्वालिटीज़ की वजह से जो ये अपने आप से एफर्ट करते हैं, तो एग्जामिनर को भी लगता है कि बच्चे ने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किया, तो वो एक्स्ट्रा मार्क्स देने पर मजबूर हो जाते हैं। यही सब आपको सीखना है। अब रीज़न क्या इन्होंने बताया कि क्यों है, क्योंकि पावर सब्सिडी है पंजाब में, तो ओवर यूज़ होता है ग्राउंड वाटर, यही एक्सप्लॉइट किया जाता है ग्राउंड वाटर, क्योंकि पावर सब्सिडी है तो पैसा तो लगना नहीं है उसमें, तो इसीलिए वो लोग ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉइट करते हैं। सैलिनाइजेशन ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन, ये इन्होंने ये वाला भी रीज़न बता दिया कि कैपिलरी एक्शन जो होते हैं उसकी वजह से सैलिनाइजेशन हो रहा है वाटर का, यानी वाटर की क्वालिटी घट रही है। ओवर यूज़ ऑफ सब्सिडाइज यूरिया नाइट्रोजन रन ऑफ, जिसकी वजह से यूट्रिफिकेशन होता है, इन्होंने इसके बारे में बात कर दिया। तो इन्होंने उसका रीज़न बता दिया। 3 ही पार्ट लिखा, वैसे और भी लिख सकते हैं बट 3 पार्ट बहुत इनफ है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा भी नहीं है और इन्होंने जिक्र किया ऐसा, तो ये बहुत ही अच्छा। और ये ऐसा कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं लिखा है जिसके बारे में आप अवेयर नहीं है, बहुत बेसिक पॉइंट लिखा हुआ है। सैलिनाइजेशन आप पढ़ते ही हैं जब भी वो ग्राउंड वाटर कंटैमिनेशन के बारे में पढ़ते हैं, ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटेशन आप पढ़ते ही हैं, पंजाब वाले रीजन ग्रीन रेवोल्यूशन के बेल्ट में हुआ था। नाइट्रोजन यूज़ जो यूरिया और ये जो फर्टिलाइज़र का यूज़ हम लोग पढ़ते हैं, सब्सिडी जब पढ़ते हैं तो उसमें यूट्रिफिकेशन के बारे में देखते हैं, तो ये चीज़ें उन्होंने जिक्र किया। नेक्स्ट इन्होंने वे अहेड जो क्वेश्चन में आखिरी में पूछा है कि जो लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि स्टिल वारंट प्रायोरिटाइज इंटरवेंशन, एक इंटरवेंशन की ज़रूरत है, ये बात यहाँ पे की गई है, तो वही वो इंटरवेंशन के बारे में लिखे हुए हैं। और ये एक्चुअल में क्वेश्चन का लास्ट पार्ट ऑफ द मेन क्वेश्चन यहीं से था कि और भी इंटरवेंशन की ज़रूरत है। तो उसमें उन्होंने क्या जिक्र किया है, पहला उन्होंने जिक्र किया कि बेटर स्टोरेज क्या क्या करना चाहिए, तो बेटर स्टोरेज एंड मैनेजमेंट करना चाहिए मानसून का, जैसे कि सौनी योजना जो गुजरात का चलता है, इन्होंने केस स्टडी बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया। इनके एग्जाम्पल जो होते हैं वो डाइवर्स होते हैं, यही आप जब 1 पेजर नोट्स बनाएंगे तो आप डाइवर्स आंसर लिखिएगा, केवल आप डेटा फैक्ट मत लिखिएगा कि परसेंटेज इतना परसेंट बढ़ा इतना परसेंट घटा, नहीं, आप केस स्टडीज़ का जिक्र करिएगा। आप पर्टिकुलर अगर ग्राउंड वाटर को मैनेज करना है तो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी का जिक्र करिएगा। तो बेटर स्टोरेज एंड मैनेजमेंट ऑफ मानसून सोनी योजना हो गया, सेकंड वन वाटर अप्रोच हो गया, गवर्नमेंट का स्कीम हो गया, यहाँ देखिए केस स्टडी हो गवर्नमेंट का स्कीम हो गया। फिर सर्कुलर वाटर इकोनॉमी यूज़ फाइटोरेट, तो ये देखिए ये भी एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया गया। इसमें क्या होता है कि जो भी वेटलैंड एरिया से जो एक नेचुरल मेथोडोलॉजी होता है वाटर को क्लीन करने का, जो आप कंटामिनेटेड वाटर है उसको क्लीन करने का एक मेथोडोलॉजी होता है, जहाँ से आप वेटलैंड से उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ला के आप वाटर को क्लीन करते हैं, तो ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का मेथोडोलॉजी होता है। तो इन्होंने इसका भी जिक्र किया जो पर्टिकुलर साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है। फिर पीपल्स कैंपेन के बारे में बात किया, निसर्ग कैंपेन महाराष्ट्र में हुआ था, तो उसके बारे में भी इन्होंने जिक्र किया। तो आप ये देख रहे होंगे कि इन्होंने अलग से एग्जाम्पल कुछ नहीं लिखा, इन्होंने अपने जो भी स्टेटमेंट है उसमें फ्रेम किया उस एग्जाम्पल को। फिर दिस वुड हेल्प अपहोल्ड द वैल्यू ऑफ वाटर एंड अपहोल्ड द SDG 6, इन्होंने SDG 6 का जिक्र किया, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में बात किया, तो SDG से इन्होंने कंक्लूड कर दिया। तो ये बहुत अच्छा आंसर। अब हम इसमें देखते हैं कि हमको इसमें क्या सीखना चाहिए इस आंसर से। पहली बात हम यहाँ से ये सीख सकते हैं कि इनके आंसर में पहली बार इंट्रो बहुत सिंपल है, इन्होंने कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की कोशिश नहीं की है, इन्होंने सिंपल रखा है अपने इंट्रो को भी, अपने बॉडी को भी, सब चीज़ को सिंपल ही रखा है। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ फैंसी वर्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत सिंपल वर्ड्स हैं। इन्होंने पहले क्वेश्चन को बहुत माइनर पार्ट में ब्रेक डाउन किया। सबसे पहला स्टेप होता है क्वेश्चन को आप ब्रेक डाउन करेंगे छोटे छोटे पार्ट में, फिर हम उस माइनर पार्ट में भी अपने पास से अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा हम एग्जामिनर को दे सकते हैं तो वो हम लिखने की कोशिश करेंगे, जो इन्होंने किया था। फिर इन्होंने जो भी डेटा लिखा है उसकी बैकिंग भी दी हुई है, इन्होंने जब भी कोई स्टेटमेंट लिखा है तो उस स्टेटमेंट के साथ एग्जाम्पल का भी यूज़ किया हुआ है, वो एक प्लस पॉइंट है। इनके क्वेश्चन से आप स्टार्ट इंट्रो से करेंगे और कंक्लूजन से, तो एक फ्लो मेंटेन होगा आपका, तो वो फ्लो मेंटेन हुआ है, तो वो भी बहुत एक अच्छा प्लस पॉइंट है। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो होता है ये एक्स्ट्रा जो मार्क्स ये अचीव करते हैं, जो ये क्यों रैंक 1 है, आपको ये खुद पता चल गया होगा कि इनके आंसर में एक फ्लो मेंटेन हुआ है, एक डेटा की बैकिंग की गई है, इंट्रो बहुत अच्छा है, कंक्लूजन बहुत अच्छा है, हर स्टेटमेंट को बैकिंग की गई है डेटा से, और डाइवर्स एग्जाम्पल्स का यूज़ किया गया है, परसेंटेज वाइज डेटा के साथ साथ केस स्टडीज़ का यूज़ किया गया है, तो वो एक बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा फैंसी वर्ड भी नहीं है, बहुत सिंपल है, टर्मिनोलॉजी का अच्छे से यूज़ किया गया है, तो और जो भी डिमांड है क्वेश्चन की वो पूरी की गई है।
आप आंसर लिखना शुरू करिए और ये बिल्कुल मत सोचिए कि हम एकदम एग्जैक्ट यहीं पे पहुँचेंगे। बहुत टाइम लगता है ऐसी चीज़, इस लेवल पे आने में बहुत टाइम लगता है। तो आप एटलीस्ट आंसर लिखना शुरू करिए, फिर आपको आपकी कमियाँ पता चलेंगी। जब कमियाँ पता चलेंगी तो आप उसमें रिफॉर्म करेंगे। आप एक दिन में ऐसा बिल्कुल नहीं बन सकते हैं, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप इससे अच्छा बन सकते हैं अगर आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो ऐसे अगर आप 6 महीने लगातार आंसर राइटिंग करते रहेंगे तो इससे भी अच्छे लेवल पे आप जा सकते हैं, वो मेरी गारंटी है। क्योंकि प्रैक्टिस, एक आंसर राइटिंग एक ऐसी चीज़ है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, और कंटेंट आपका होना चाहिए, एक बेसिक कंटेंट होना चाहिए। उस कंटेंट में एडिशन होता है बार बार, कि अभी कोई कमी लगी तो फिर हम ऐड कर दिए डेटा, कुछ अच्छा केस स्टडीज़ ऐड कर दिए, वो एडिशन होता है। लेकिन एक बेसिक आप हर पर्टिकुलर हर टॉपिक पे, जैसे वाटर कंटामिनेशन हो गया, वाटर क्वालिटी को लेकर अगर टॉपिक है तो उस पर भी आप एक 1 पेजर नोट्स बनाइए और फिर आप आंसर लिखना शुरू करिए उसको रिवाइज़ करने के बाद। तो और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।